Good evening, ladies and gentlemen. We have Sahara Shri here. मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपको मैं हिंदी में भी बात करूं, पर क्षमा कीजिएगा अगर मेरी हिंदी सहारा श्री की हिंदी की तरह इतनी अच्छी ना हो। ये हमारी शिक्षा का भी फॉल्ट है, और जैसे जया जी ने सुबह कहा कि हम इतनी भाषाएं बोलते हैं, हमें बंगलो बोलते पारी, किंतु दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स। I want to touch upon something that you said in the morning, और आपने जिक्र किया कर्तव्य और नैतिकता का। आपने एक उदाहरण दिया एक जवान का, एक सिपाही का, जो जब दुश्मनों को मार सकता है उसके लिए उसको मेडल मिलता है, पर अगर अपने निजी जीवन या अपने गांव में आके अपने किसी फाइट में किसी को मार दे तो ही इज़ लीगली रिस्पॉन्सिबल। आपने एक और बात की और वो थी नैतिकता की। इन थिंक विथ मी, अगर मैं आपको पूछूं कि ये कौन सा एक मुद्दा है जो भारत को इस मुकाम पे लेके आया है जहां काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैव आल्सो बीन डैमेज्ड, तो वो क्या होगा? देखिए, नदी का स्रोत जब साफ होता है तो धाराएं भी साफ होती हैं, और ठीक इससे उल्टा जब गंदा होता है नदी का स्रोत तो धाराएं भी गंदी हो जाती है। नेतृत्व देने वाले व्यक्ति वो नदी का स्रोत है। किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व की बात कर रहा हूं मैं, केवल राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मीडिया क्यों ना हो, चाहे मैं भी खुद एक जिम्मेदार नेतृत्व देने वाले व्यक्ति हूं, लाखों लोगों को नेतृत्व दे रहा हूं। सभी नेतृत्व देने वालों के लिए एक बात को बहुत याद रखना होगा कि हमें कुर्सी का हक मिलता है अपने कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए। कुर्सी का हक इसलिए नहीं मिलता है कि मिथ्या सनक, स्वाभिमान, मिथ्याभिमान, बल्कि स्वाभिमान तो नहीं, मिथ्याभिमान और लालच के वजह से हम अपने हक का इस्तेमाल करें, तो ये गलत है। जैसे कि आपने कहा कि एक उदाहरण मैंने दिया था कि देश की रक्षा के लिए अगर सिपाही को सरहद में सैकड़ों दुश्मनों को मारना पड़ता है तो उसे तगमा मिलता है, मगर उसी सिपाही को अगर वो गांव में आके अपने किसी निजी झगड़े में किसी को मार गिराता है तो उसे फांसी का सजा मिलती है। आज अगर मैं पूरे देश को बहुत अच्छी तरह से देखकर विश्लेषण करके आज की जो कमियां खामियां, जो कि आपने कहा कि जो गिरा हुआ जो स्तर है, अगर उसको देखता हूं तो यही देखने को मिलता है कि नेतृत्व देने वाले व्यक्ति लोग अब अपने हक को केवल समझ बैठे हैं, उन्हीं को पहचानते हैं और अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं, और भूल जाते हैं कि हक दिया जाता है कर्तव्य निर्वाह करने के लिए। तो इस तरह से अगर इंस्टीट्यूशंस की बात मैं करूंगा तो बहुत ज़्यादा गिरावट आया है इस वजह से, और इससे बहुत ही गंभीरता से हमें सोचना होगा। इसका कुछ ऐसे नियम कानून बनाने होंगे, कुछ ऐसे बात कुछ अपनानी होगी जैसे इस बात को हम लोग अच्छी तरह से चेक कर सके। इसकी कोई कहीं ना कहीं जवाबदेही हर नेतृत्व देने वाले व्यक्ति को होना चाहिए, और उसका जो भी उपाय सरकार बनावे मगर इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। आपने जब ये सहारा की शुरुआत की, 14 लाख लोग हैं इस परिवार में। नाम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सहारा, क्योंकि सहारा इज नॉट अबाउट जस्ट हेल्पिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट सपोर्टिंग। देयर इज अ बिलीफ। इट्स नॉट कि भाई एक बेगाने को सहारा दे, नहीं। सहारा मीन्स यू हैव क्रिएटेड एन इकोसिस्टम ऑफ कंपैशन। तो जब आपने सहारा शुरू किया तो कौन सी एक
चीज़ थी जो आपने अपने बारे में या सोची कि आई विल डू दिस ब्रांड ऑफ नैतिकता, दैट माई लीडरशिप विल बी ऑफ दिस काइंड, एंड व्हाट वाज दैट लीडरशिप? जब शुरू किया तब तो एक पुरुष की हैसियत से जो एक कर्तव्य बनता परिवार के प्रति मैंने अपने कामकाज को शुरू किया। बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था, मगर जैसे जैसे दिन बीतता गया कुछ बातें मन मस्तिष्क में आया और मैंने एक खास दर्शन का सोचा जिसे हम सामूहिक भौतिकवाद कहते हैं। सामूहिक भौतिकवाद में सामूहिकता है और भौतिकवाद यानी मेटेरियलिस्ट एस्पेक्ट है। सामूहिकता की बात करेंगे तो वो भावनात्मक पहलू को जोड़ता है, और जब भौतिकवाद की बात है तो भौतिकीय क्षेत्र को, भौतिकीय बात को भी जोड़ देता है। तो उस वक्त हम लोगों ने इसे एक परिवार की तरह मान चुके थे, और हम सब ने, जितने भी हम लोग पार्टनर्स थे, डायरेक्टर्स थे, शेयर होल्डर्स थे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस में, सब ने शपथ लिया और नोटरी एफिडेविट के जरिए शपथ लिया कि कोई भी व्यक्ति अपने इस संस्था के लाभ या इसके जो एसेट्स हैं उसका कोई अंश कभी कोई नहीं लेगा। इसीलिए पिछले 40 वर्षों से हम लोगों ने अभी तक, आज तक भी 1 रुपया का भी कोई लाभ वितरित नहीं हुआ, ना ही कोई डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, ना कभी वितरित हुआ। तो जो बात आपने पूछा कि नैतिकता की बात, देखिए मैं इस बात को बहुत मानता हूं कि कोई एक व्यक्ति सब कुछ नहीं हासिल करता है, एक समूह हासिल करता है, और समूह को भी उतना ही हक है जितना कि एक नेतृत्व देने वाले व्यक्ति का हक है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यही तय पाया कि इस संस्था में सामूहिक भौतिकवाद के अंतर्गत सामूहिक तौर पे हम लोग काम करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे, हासिल करेंगे, उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे, और सब लोग मिलके इसको बांटेंगे और एक ऐसी जिंदगी जिएंगे कि जिसमें कि सभी संस्था के जितने लोग कार्यरत हैं सब वो भी एक मालिक के रूप में ही रहें और उनको भी लाभ का पूरा अंश मिले। इसीलिए हम लोगों ने एक नियम बनाया कि 40% हमेशा हमारे कार्यकर्ता साथियों की, कर्मियों की साथी हम कहते हैं, उनमें वितरित होता है, और बाकी पैसे संस्था में एक संस्था में रह जाता है, और 25% सामाजिक लाभ के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए हम लोग खर्च करते हैं। तो इस तरह से नैतिक मूल्य की बात अगर मैं करूँगा तो मैं समझता हूँ सभी नेतृत्व देने वाले व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी है, कुछ सच्चाइयों को समझें, जीवन की तमाम सच्चाइयों को समझें, और सच्चाई को समझते इस सच्चाई को समझें कि कोई भी चीज़ हासिल होता है सामूहिकता के आधार पर हासिल होता है, कोई एक व्यक्ति हासिल नहीं करता है। मैं अकेले कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकता हूँ जब तक मेरा समूह मेरे साथ उतना ही ज़्यादा समर्पित भाव से मेहनत न करे, उतने समर्पित भाव से हमारे साथ जुड़ के काम न करे, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मैं नैतिक मूल्यों की बात जब भी उठाता हूँ तो मैं तो एक और वजह से नैतिक मूल्यों की बात उठाया था, जो आपने अभी कहा, सुबह की बातों को सुना आपने, उसमें मैंने ये भी कहा था कि देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय लोग जब इलेक्शन लड़ना शुरू किए, साइकिलों पे, बैलगाड़ियों पे इलेक्शन लड़ते थे, अपना पोस्टर अपने ही चिपका देते थे, घर घर में जाके अपनी बातों को सामने रखते थे, और कोई खर्च इस तरह से नहीं करते थे। उन्हें किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और उनके ऑब्लिगेशन के वो दबते नहीं थे। ऑब्लिगेशन का अंतर्गत वो उनके प्रति कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं बनती थी जो उनके कुछ मतलब जो अनडिजायरेबल चाह है उस चाह को पूर्ति ना करें। तो इसलिए जब जैसे जैसे दिन बीतता गया, खर्च बढ़ता गया इलेक्शन में,
बढ़ता गया तो लोगों से एहसान लेना पड़ा और अनैतिकता फैलती चली गई। अगर हम लोग उसी समय इस बात को रोके होते कि इलेक्शन के खर्च को ना बढ़ाया जाए, किसी कीमत में ना बढ़ाया जाए, तो शायद अनैतिकता नहीं फैलती और इस तरह से जो एहसान के तले जो दब जाते हैं आज की तारीख में, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें वो चुकाना पड़ता है एहसान का, वो चीज़ अनैतिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। इंटरेस्टिंगली मैंने थिंक विद मी 2 बार पढ़ी है। मुझे जो अच्छा लगा वो था द विथ मी पार्ट। इट वॉज नॉट इंस्ट्रक्टिव। आपने ये नहीं कहा कि ये मेरी सोच है और आप भी ऐसा सोचो, पर आपने लोगों को कहा कि भाई ये मुद्दे हैं जो इस देश को डील करने चाहिए, जिसके साथ देश को डील करने चाहिए। उसमें आपने 2 चीज़ों की बहुत ही इंपॉर्टेंटली बात की। एक तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और दूसरी जो मैं समझता हूँ इज़ वेरी क्रिटिकल इस शिक्षा। अगर आप आज के लोगों को पूछें, जवान लोगों को पूछें, तो उन्हें भारतीयता या भारत के साहित्य से कोई मोह ना कोई जोड़ है। What do you think is principally going wrong and what went wrong post 1947? अभी मैंने आपसे जैसे कहा कि इलेक्शन के खर्च बढ़ते चले गए, केवल खर्च नहीं बढ़े, साथ साथ बंदूक और तमाम चीज़ों की आवश्यकता पड़ती चली गई। और जो नैतिक मूल्य के लोग होते हैं वो कभी ऐसे कोई कदम नहीं उठाते हैं कि जहां जाकर उन्हें समझौता करना पड़े, जहां जाकर अपने अंतरात्मा को मारना पड़े और वो गलत रास्तों को अपनाकर अपने गुजारा करे। ऐसे कोई नहीं करना चाहता है। मैं समझता हूं कि धीरे धीरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से हट गए और वो इसलिए हट गए कि इस प्रकार के जो परिस्थितियां पैदा हुई, और जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमें ये मालूम है अगर राजनीतिक क्षेत्र में जाकर हमें इलेक्शन से लड़ने हैं तो हमें लोगों का बहुत ज़्यादा एहसान लेना होगा और एहसान चुकाना भी होगा। एहसान चुकाने में सारे अनैतिकता की बात आ जाती है। मैं समझता हूँ इससे क्या हुआ, बहुत से ऐसे लोग जो जाने में, राजनीतिक क्षेत्र में जाने में देश का तो भला होता, मगर वो लोग नहीं जाए, ना गए और ना जाना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ अब भी अगर इसको रिफॉर्म किया जाए। मैं यहाँ पर एक पुरानी बात लाना चाहता हूँ। 1991 में राष्ट्रीय सहारा की शुरुआत हुई थी, जो आज आप लोग यहाँ बैठे हो न्यूज़ नेटवर्क के इस समिट में। 1991 में 15 अगस्त को हम लोगों ने अखबार शुरू किया था। मैं खुद 4 पन्ना उसमें लिखा था, लोकतंत्र से मैं तंत्र। और वो लोकतंत्र से मैं तंत्र में मैंने यही लिखा था, इलेक्शन सिस्टम को लेकर लिखा था, पूरा करीब 4 पन्ना लिखा था। और मुझे बहुत खुशी है इस बात को कहते हुए भी कि वही 4 पन्ने में जो लिखी गई थी वही बातों ने टी.एन. शेषन साहब ने अपनाया था और शेषन साहब ने उसी बात को लेकर आगे बढ़ के एक बहुत अच्छा माहौल तैयार किया था। मैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया था इसके लिए। और बल्कि मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि शेषन साहब जब रिटायर हुए सीधे सहारा के ज्वाइन किए थे और करीब 7-8 साल हमारे साथ ही रहे वो। तो उस समय में हम लोगों ने इस बात को उठाया था। मैं समझता हूँ इन बातों को बहुत पहले से सामने ला देना चाहिए था, जबकि टी.एन. शेषन साहब ने बहुत अच्छी तरह से कोशिश किया था और काफ़ी सफल भी हुए थे, मगर वो बात आगे रह नहीं पाई। आपने राजनीति की बात भी की। अगर हम भारत को आज देखें तो द स्टेट्स आर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन द सेंटर। मोदी टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जब मैं यहाँ लखनऊ में आया आपको मिलने भी उस बार और फिर आज, और जब मैंने अखिलेश का बयान सुना, there is a perceptible change even within the states. People are no longer facing anti-incumbency.
development is being sought for. How do you think this can further improve in the political atmosphere of India? Well, I don't think people will agree with me as on today, but I can see in very near future there will be federal body in this country, because all the states are having now their local parties, and they are definitely demanding, and they will demand for autonomy. And I don't think it is very far from now that federal system should come in this country, and it will come in the country, and I'm sure South will probably start this. And state, excepting 4 states, I think, in the country, all are having their local parties, and they are going very strong. And those local parties are definitely demanding autonomy, which is quite natural also, because it has its own cultural, social, economical conditions. In all the states, it differ from one place to another place. So don't you think that that federal body has to come in this country now? I think it must. आपने मुझे पहले भी कहा था, और जो मैंने यहाँ प्रगति देखी है और जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुई है इस प्रांत में, उत्तर प्रदेश में, इट इज़ अमेजिंग. पर यहाँ पे मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि आपके मन में जो हमारे देश की मीडिया है, या मेन स्ट्रीम या रीजनल, वो पॉजिटिव न्यूज़ या गुड न्यूज़ क्यों नहीं देती? हर रोज़ आप अपना टीवी ऑन करें तो लोग एक दूसरे को मारा पीटी में लगे हुए हैं, गाल गलोच में लगे हुए हैं. इट्स ऑलमोस्ट एज इफ नथिंग गुड इज हैपनिंग इन इंडिया. सुबह भी मैंने इस बात को उठाया था. मीडिया के जैसे कोई धर्म बन गया है केवल कटु आलोचना करने का, जो कि सरासर गलत है. आलोचना जरूर करें, हम कमियों को जरूर सामने लावें, मगर साथ साथ जो प्रशंसा योग्य बातें हैं उन बातों को भी सामने लाएं. तभी समाज बहुत एक अच्छी तरह से उसका विकास होगा, विस्तार होगा. मैं इसको एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा. जैसे मान लो दरवाजे के बाहर गोलियां चल रही है, बहुत गोलियां चल रही है, घमासान कुछ युद्ध सा हो रहा है. हम लोग सब लोग टेबल के नीचे चले जाएंगे, अपने को छुपा लेंगे. मनुष्य का स्वभाव है ये. अपने सुरक्षा के लिए हम लोग करेंगे, अपने को छुपाएंगे, हर कोने में ले जाकर अपने को छुपाएंगे. ठीक इसी तरह से जब वो गोलियां चलने की बात तो नहीं, जब मानसिक स्तर पे हमारी गोलियां चलती हैं, जब हम लोग केवल अखबारों में पढ़ते हैं या चैनल में देखते हैं, केवल नकारात्मक बातों को सुनते हैं, केवल वो कटु आलोचनाएं होती है, और वो भी आलोचना ऐसी होती है जो खींचतान की होती है, जो शायद सही भी नहीं होता है, उसको बनाया जाता है और खींचतान के बनाया जाता है. तो ऐसे हालत में हम लोग मानसिक रूप से, भावनात्मक जो स्तर है, जो भावनात्मक जो दायरा है, इमोशनल स्फीयर है, वो कन्फाइंड हो जाता है. जैसे कि हम लोग दुबक जाते हैं कुर्सी के नीचे गोलियों का आवाज सुन के, उसी तरह से वो नकारात्मक बातों को पढ़ते सुनते हम लोग भावनात्मक रूप से बहुत संकुचित हो जाते हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं. हम लोग केवल अपने ही बारे में सोचने लगते हैं, और समाज तो छोड़ दीजिए, बगलगिर वालों के लिए भी सोचना बंद कर देते हैं. एक जगह मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा किसी ने लिखा था, अच्छा तो नहीं, मैंने लिखा था, बड़े भाई ने छोटे भाई को जगाया, भाई उठ जा, बगल में आग लग गई है घर में. तो छोटे भाई ने कहा, अम्मा सोने दे यार, कल अखबार में पढ़ लेंगे. ये हालत हो चुकी है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मीडिया है. मीडिया अगर ये सोच रहा है, जबकि मीडिया के साथ मैं भी पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, मीडिया अगर सोच रहा है वो समाज के लिए भला कर रहा है, कतई भला नहीं कर रहा है. अगर भला करने की कोशिश भी कर रहा है, जो गलत बातों को सामने ला रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. गलत बातों को सामने लाना मीडिया के लिए बहुत बड़ा एक कर्तव्य है, मगर उतना ही बड़ा कर्तव्य है कि हम मनचाही खबर को भी लाएं, हमें उन अच्छे खबर को भी लाएं, प्रशंसा योग्य बातों को भी लाएं. आज शहर में अगर हम लोग देखेंगे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र कोई व्यक्ति हो,
चाहे वो पुलिस में कोई हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, अपने कर्तव्य निर्वाह कर रहा है, अच्छे से अच्छे लोग हैं, उनके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। मगर 4 गलत काम कर दें, मर्डर कर दें, तो हम हीरो बन जाते हैं मीडिया में। ये चीज गलत हो रहा है, ये चीज हम लोगों को भावनात्मक रूप से बहुत संकुचित कर दे रहा है, छोटा बना दे रहा है, बहुत ही आत्मकेंद्रित बना दे रहा है। और इस बारे में आप तो अच्छी तरह समझते ही हैं कि नेगेटिव न्यूज लिखना बहुत आसान है। फोन पे भी नेगेटिव न्यूज लिखा जाता है। फोन उठाए, कहाँ भाई क्या हुआ तेरे चौराहे में? वो यार वो गौरतलब है कि वहां पर एक जीप आई थी और ये मर्डर हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। 10 मिनट में न्यूज लिखा, खत्म। मगर एक रचनात्मक, सकारात्मक अगर हमें न्यूज लिखना हो, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें बैकग्राउंड में जाना पड़ता है, उसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना होता है, तब वो रोचक बनता है। कोई मेहनत नहीं करता इसके लिए। तो मैं आप मीडिया में जितने भी साथी हैं मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूंगा इस बात को बहुत ही गहराई से और गंभीरता से ले। पर ये एक आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है। मैं हर वक्त सोचता हूं कि भारत में इतना क्रोध क्यों है? सब लोग क्रोधित हैं। अगर नलके में पानी नहीं हो आप क्रोधित हैं, ट्रैफिक में रुकना पड़े आपको, यू नो, वी आर एन एंग्री कंट्री। हाउ डू वी कंट्रोल दिस? वी वर अ पीस लविंग कंट्री एट वन टाइम, पर आज सब गुस्से में हैं, सबको गुस्सा है। अगर आप राजनीति की बात करें, जिस तहजीब से आजकल बातें होती हैं, एक जमाना था, इफ यू वर एन ऑपोजिशन लीडर, द प्राइम मिनिस्टर वुड रिस्पेक्ट यू, यू वुड रिस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। टुडे पीपल आर अब्यूजिंग ईच अदर। आई मीन, यू नो, कौन सा और कैसा सबक हम सिखा रहे हैं जो बच्चे इस देश में पैदा हो रहे हैं उनको? सबक सिखाने की बात जब आती है तो मैं यह कहना चाहूंगा, स्कूल कॉलेज में हम जाके साक्षर होते हैं, लिटरेट होते हैं, शिक्षित नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते। अगर हमें शिक्षित होना है तो केवल घर में शिक्षित होते हैं, घर में शिक्षा मिलती है। हम लोग जब छोटे थे, बचपन में हम लोगों ने यही देखा, पिता माता घर के लोग शिक्षा देते थे। हम लोग साक्षर होते हैं, नौकरी पाने के लिए साक्षर होते हैं। हम सीए बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम कुछ और बन गए, हमें नौकरी अच्छी मिल गई, ये स्कूल कॉलेज का देन है। मगर शिक्षित नहीं होते हैं हम। आज मुश्किल ये हो गया है कि हमारे जो गार्जियंस हैं वो भी शिक्षित नहीं हैं। और चूंकि वो शिक्षित नहीं हैं, तो वो शिक्षा, जिस बात को आपने अभी उठाया, हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्यों ऐसी क्रोध में सभी लोग हैं? क्यों इतनी परेशानी में सब लोग हैं? क्यों जानते हैं कि हमारे तमाम जो गार्जियंस हैं वो भी केवल अपेक्षाएं सिखाते हैं। तुम्हें ये अपेक्षा करना चाहिए, तुम्हें ये पाना चाहिए, तुम्हें ये लड़ना चाहिए पाने के लिए, और अपेक्षाओं की बात करते हैं। मगर हमें क्या देना है अपने कर्तव्यों के तहत, वो कोई नहीं सिखाता है। और इसलिए अपेक्षाएं एक ऐसी चीज है जो पूरी नहीं होती है, और उसमें क्रोध उत्पन्न होता है, उसमें हमें बहुत ज्यादा असंतुष्टियां उत्पन्न होती है हमारे अंदर, अगर हमें अपेक्षाएं हमारी पूर्ति नहीं होती है। तो मैं समझता हूं तमाम ग्रंथ हैं, तमाम पुस्तकें हैं जहां पर शिक्षा दी गई जीवन के बारे में। जीवन की शिक्षा की बात जब भी कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जीवन के जो मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, जो भावनात्मक पहलू है, जीवन की जो सच्चाई जिसको लेकर हम पैदा हुए, उन बातों की जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। आज जैसे मैंने पिछले किताब में लाइफ मंत्रास में खासकर इस बात का बहुत जोर देकर लिखा था कि मनुष्य को अपेक्षा करने का कोई हक नहीं होता है। मनुष्य जो कुछ करता है अपने लिए करता है। जब अपने लिए करता है, दूसरे अपेक्षा करने का हक नहीं होता। मैं इसको विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा समय लग जाएगा उसमें। मगर जब हम खुद अपने, अगर उस किताब के आप उस चैप्टर को पढ़ें तो आप 100% इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ, मनुष्य को कोई हक नहीं होता अपेक्षा करने का। जब अपेक्षा हमारे अंदर नहीं रहेगी, हमारे अंदर क्रोध और जितनी भी जो बात आपने उठाया है वो बहुत कम हो जाएगा, नहीं रहेगा,
और हम बहुत सुखी जीवन जिएंगे। आपने इस त्योहार की शुरुआत की जिसे आपने कहा भारत पर्व। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है और आपने सुबह भी इसका जिक्र किया था। एक ज़माना था कि हमारे देश में धर्म एक निजी मामला होता था और हम हर धर्म वाले को वी वुड एम्ब्रेस एनी वन ऑफ एनी रिलीजन। मुझे मालूम है कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे कलकत्ता में, हम कभी किसी को नहीं पूछते कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, हम पूछते थे कि तुम्हारी इंसानियत क्या है। अब वो भी बदल गया है। टुडे रिलीजन हैज़ बिकम पब्लिक, वैल्यूज हैव बिकम प्राइवेट। व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस? क्योंकि आपने इसके बारे में कहा भी है और लिखा भी है। मैं इस बात का जवाब देने से पहले एक बात आप लोगों से जानना चाहूँगा। हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण आज यहाँ बैठे हैं, उनमें से कितने ऐसे बैठे हैं जो पहले आज सुबह नहीं थे मेरे साथ? वो लोग अगर हाथ उठा दे तो मैं आसान होगा मुझे। जो लोग सुबह मैं जब अपने बातचीत शुरू किया था उस समय नहीं थे, वो लोग हाथ उठा दें। काफी लोग नहीं थे। देखिए, धर्म, पूजा पद्धति धर्म नहीं है। इस बात को सिखाना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। पूजा पद्धति एक समुदाय को भावनात्मक रूप से बांधने के लिए बहुत आवश्यक है। भावनात्मक रूप से बांधने के लिए पूजा पद्धतियां, मैं समझता हूं पुराने जमाने में जो हमारे बहुत ही ज्ञानी पुरुष नारी जो भी लोग होते थे, वो लोग इन बातों को अच्छी तरह से एक संरचना किए, समूह तैयार किए और वो समूह के कुछ ऐसी डूज एंड डोंट्स और पूजा पद्धतियां सामने रख दिए जिससे कि वो लोग सामूहिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामूहिक से बंधन में बंध जाएं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। सहारा में हम लोग सहारा प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, ब्लैक पैंट पहनते हैं, व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई लगाते हैं। बहुत प्यार करते हैं अपने इस यूनिफॉर्म को, बहुत प्यार करते हैं इस सहारा प्रणाम को। ये हम लोगों के लिए पूजा पद्धति के रूप में ही है। मगर मान लीजिए ऑफिस में कोई व्यक्ति आता है और अपने कंप्यूटर सामने जाके खड़ा हो जाता है और सुबह से शाम तक वो यूनिफॉर्म पहन के आके सुबह से शाम तक वो सहारा प्रणाम, सहारा प्रणाम, सहारा प्रणाम, सहारा प्रणाम, सहारा प्रणाम, सहारा प्रणाम वो दिन भर करता रहे, उसे हम बाहर भगा देंगे। सोच के देखिए, क्या हम जिसे बहुत प्यार करते उस पद्धति को, क्या हम उसको बर्दाश्त कर सकते जो वो वही करता रहे और कोई कर्तव्य ना पूरा करे अपना? जो उसके जो कर्तव्य है संस्था के प्रति उसको ना पूरा करे तो उसे कैसे हम लोग बर्दाश्त करेंगे? ठीक उसी तरह से ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं करता है। जो अपने कर्तव्य को निर्वाह नहीं करता है, केवल पूजा पद्धति में लगा रहता है, ऊपर वाला किसी को बर्दाश्त नहीं करता है। उसमें मैं एक जब बचपन में सीखा, इस बात को समझा। मेरे पिताजी एक नारी को बहुत डांट रहे थे। एक दिन डॉक्टर थे उस फैक्ट्री के, उनकी पत्नी थी। वो पत्नी सुबह 7 बजे से लेके और रात दिन के 2 बजे तक खाली पूजा करती थी और 4 बच्चे बेटे थे और जो पति थे वो अपने खाना बनाते थे, अपने टिफिन बनाते थे, अपने सब कुछ करते थे। पिताजी कहते तुम पापी हो, तुम उतना पूजा करके अपने कर्तव्य को नहीं निर्वाह करते, तुम पापी हो। और मैंने उस नारी का हस्र देखा जीवन का। सबसे पहले उसका मृत्यु हुआ, एक फौज में था, किडनी फेलियर से। दूसरा जो सबसे होनहार बच्चा था, एक प्रोफेसर था, उस मां के गोदी पे सर रख के उसकी मृत्यु हुई। तीसरा बच्चा मां के सामने एक्सीडेंट में मारा गया, पति उसी में मारा गया, अकेले रह गई थी नारी, एक लड़का रह गया था। क्या मिला उसे? मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं भी पूजा करता हूं। नतमस्तक होना अच्छी बात है, हम भी 10 मिनट पूजा करते हैं, नतमस्तक होते हैं और अच्छा लगता है। मगर मैं यहां पर एक पौराणिक कथा सुनाना चाहूंगा आपको। एक बार मैंने पूजा क्या है, धर्म क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है और इसे समझाना बहुत जरूरी है पूरे देश में। क्योंकि हम लोग विविधता में एकता की बात करते हैं, धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानियां इस देश में
हुआ है और होता चला जा रहा है। इसलिए इन बातों को पहुंचाना लोगों तक बहुत जरूरी है, और जो कि मैंने इस किताब के जरिए पहुंचाने की कोशिश भी किया है। एक बार भगवान के पास नारद जाते हैं, कहते हैं भगवान तुम्हारा सबसे बड़ा पुजारी कौन है? नारद ये सोच के पूछते हैं कि भगवान कहेंगे भगवान सबसे बड़ा पुजारी तो तुम हो, क्योंकि 24 घंटे नाम जपते हो। मगर भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा कि अगर हमारे सबसे बड़े पुजारी को देखना है तो मृत्यु लोक में जाओ, अमुक गांव में अमुक किसान है, वो सबसे बड़ा पुजारी है। नारद को बड़ा अजीब लगा। वो आए, देखे तो वो किसान सुबह उठ के गाय भविष्य की सेवा करता था, मेहनत से, बहुत मेहनत से जाके अपने जमीन पे अपना मतलब किसान का जो कर्तव्य है उसे पूरा करता था, खेती बाड़ी करता था, और अच्छी तरह से करने के बाद शाम को आके मोहल्ले वालों के साथ बैठ के उसके सुख दुख को बांटता था, और शाम को रात को घर वालों के साथ खाना खा के सोते वक्त हे भगवान प्रणाम करके सो जाता था। नारद जी भगवान के पास गए, भगवान वो तुम्हारे एक बार नाम लेता है सोते वक्त, वो सबसे बड़े पुजारी, मैं 24 घंटे नाम लेता हूं, मैं सबसे बड़ा पुजारी क्यों नहीं हूं? भगवान ने कहा इसको समझने के लिए तो मेरा हुक्म मानना होगा। तो भगवान का हुक्म था कि एक कटोरी अपने हथेली में रखो, तेल भर दो ऊपर तक, और उसे भरे हुए तेल के कटोरे को लेकर 7 परिक्रमा करो, और हुक्म यह है जो उसमें से एक बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए। नारद जी गए, 7 परिक्रमा किए, लौट के आके गए, भगवान देखो एक बूंद तेल नहीं गिरा है। भगवान ने पूछा मेरा नाम कह लिए थे? नारद जी चुप। नारद जी का मेरा मन मस्तिष्क तो केवल तेल ना गिरे इस पे लगा हुआ था, नाम लेना तो भूल गए। तब भगवान ने उसने समझाया जो देख, सांसारिक धर्म यानी कि सांसारिक कर्तव्य को लेके उस किसान को मैं भेजा हूं, मेहनत से अपने सांसारिक कर्तव्य को पूरा करता है, उसके बावजूद वो हमें एक बार नाम लेता है, तुमसे ज्यादा बड़ा पुजारी है। धर्म ये है, हमें धर्म को यह समझना होगा और समझाना होगा। I'm careful about the time, and I know that there are questions from the audience. So I want to come towards the end, not the end, but towards the end. As a marketing person, I've seen the way you've expanded businesses, expanded the brand. My friend Narendra Batra is here. You've helped sports. You've supported Indian sport in a big way before it became fashionable. What was it that led you to expand Sahara in the manner you did? And perhaps the only businessman I know who also shed businesses if he thought they didn't work. Well, what happened when I started in 1978? We were only 3 persons. There was a peon and a clerk with me. But it started expanding also. People started joining me, and it expanded quite well. I used to sit with them. I used to share their problems, all the difficulties I used to share with them. And I started feeling responsible for them. I started feeling that I'm the guardian of these people who are joining me. And that feeling of guardianship probably forced me to expand the business so that I could take care of them very well. It's not that I can take care of my immediate family very well, fine, but I thought, and I didn't think it. It came in my system that even a peon has a right to live a good life, and it is my duty to take care of a peon also. I always desired, I always dreamt that my peon children should go to good school. I always dreamt my driver should have his own house. I always dreamt my chowkidar should have his own car. It gives me tremendous pleasure because it's all like my family. So the family is big, it kept on expanding. So to fulfill all the basic needs and desires of those family members, we had to expand a lot, and we kept on expanding because it was necessary to take care of their good life.
So I must share a personal thing, and people who know me know that I say exactly what I feel. I'm not scared of anyone other than my mother. I've met you thrice. There's a goodness in you. Obviously, there'll be envy, people, will be envious, people will be deeply respectful. You've been through a lot in the last 2, 3 years. Do you really believe being good pays? Is being good enough in this country? About me? No, yes, because you've been, from what I've seen, there's goodness and then you have all these problems. What goes through your mind and heart? One thing I felt when my wife came for the first time to Tihar, I saw her for the first time crying, which she generally is not a crying kind of a person. But I told her, look, you shouldn't, because I'm paying happy tax. Well, what is this happy tax? I said, from my childhood, I had a very nice life, from father's time. I tell you, when I was a student, my many friends are here, college, hostel friends are here, and they will vouch for it. When I was a student in my Gorakhpur and I was in the hostel, I used to have 3 4-wheelers. That was my life. In those years, I'm talking about 70s. So my father was so well off. So we had a very nice life. After that also, with the blessing of God, I all along had a very good life. I said, throughout my life, it was so enjoyable, so good in every respect. So probably God said, pay some happy tax also. So I paid some happy tax. Excellent. That's excellent. Tell me, while we're on this subject, you've obviously seen a lot. You talked, and I have to say this, he talked to me about this on the 11th of October, if I remember right, it was Dussehra, and he introduced me to some people who were standing around the pandal, and he says, they are all with me from school and college, which perhaps explains you'll always remain young. A man is known by the tenure of his friends. If you have long-standing friends, you're a good man. If you have a recent friend, you're a fair weather man. You said something young. What is that? I saw, well, I said it to someone else, but I can't say it in that context now. But tell me, any regrets? I don't have. Anything you wish you had done differently? Not exactly. Not exactly. Because many people, they told me, I won't say they criticized me, but told me that I did a mistake, that I went that collective materialism theory. I don't think people will believe me, but I get an opportunity to tell you all this. Out of this collective materialism philosophy, I just told you, we had taken oath in the court of law that nobody can share asset or profit of this company. And in 40 years, no dividend was declared, no profit was shared. And started with 2,000 rupees, touching almost 2 lakh crores of rupees. And as a founder chairman, probably anybody can expect, and it is legitimate also, if I had some few thousand crores of rupees as my personal asset. But I don't think I have, my wife will be better person to tell, but I don't think my whole family, all together, all assets together, cannot cross 20, 25 crores of rupees. But I have no regret. I'm happy about it. So, if you were to be reborn, who would you like to be? Same. I would like to be the same chief guardian of my Sahara India Parivar. I think there can be a no better time to unveil the book.
Now we come to a very, very interesting part. मैं एक बात Please. मैं कहना चाहूँगा। इस किताब के बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। देखिए, हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं और चैनल में तो रोज ही सुनते हैं, गोष्ठियां होती हैं, चर्चाएं होती हैं, विचार विमर्श होता है, राजनीतिक विचार विमर्श होते हैं, राजनीतिक मुद्दों पे, आर्थिक मुद्दों पे होती है, सामाजिक मुद्दों पे होती है, मगर सतही बातों पे बहुत ज्यादा होती है। जो मूलभूत बातें हैं, जो बुनियादी जो मुद्दे हैं देश की, उस पर हम लोग बातचीत नहीं करते, उसमें विचार विमर्श नहीं होता है। और ये बहुत पहले से होना चाहिए था और ये होना अति आवश्यक है, तभी हम एक आदर्श देश की तरफ अग्रसर होंगे। और जब हम मूलभूत आवश्यकताओं, मूलभूत मुद्दों की बात करेंगे तो इसमें मैंने कुछ ही मुद्दों को लेकर बहुत विस्तार से सोचने विचारने की कोशिश किया हूं। वो है लीडरशिप क्वालिटी, साथ साथ इलेक्शन सिस्टम, साथ साथ जनसंख्या, एजुकेशन, मीडिया और धर्म। ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पे बहुत से कानून बनने की आवश्यकता है, विश्लेषण की जरूरत है। बल्कि मैं सेठ साहब से गुजारिश करूंगा कि इन्हें बहुत, आप लोग तो खैर इनके बारे में कुछ कहना तो कोई मतलब ही नहीं होता है, इनको कौन नहीं जानते। ये हर जगह इतनी अच्छी तरह से अपने बातों को रखते हैं, चैनल में हर जगह हम इन्हें देखते ही हैं। और इनसे भी गुजारिश करूंगा कि इन बातों को अगर हम लोग कहीं विस्तार से विश्लेषण करने की कोशिश करें तो अच्छी बात होगी। हाँ, आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो। Please, could we have the mics? Good evening, sir. गुड इवनिंग। My name is Dr. Chitwan Verma. I am a teacher. I teach in a college. My question to you was that it was very nice to hear your interview with Seth Saab. My question was that it is really admirable that how from prosperity to adversity you were able to transform your mental state to such positiveness. So how did you do it? What was it? What was the incentive? And how could you bring about this, overcome all adversity and be here today and turning adversity into opportunity by bringing these books? Okay, got it. Two things I would like to tell you. One, I don't know, I have not cultivated in me, but it is in me. I don't taste tension. I don't know the taste of tension. People, they talk about tension, I really wonder what it is. I don't have. I'm always a happy person, number one. Number two, the very important point is, right can never be proved wrong ultimately. If I'm right, nobody can prove me wrong. If I'm right, why should I lose my balance? Why? Right if I'm right. My inside knows whether I'm right or wrong. I may say something to you, but I know my inside. I know it's absolutely right. Nobody on this earth can prove. हिंदी में एक लाइन बहुत अच्छा लगता है, सत्य, ईमानदारी और सत्य परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता है। तो इसलिए खुश रहता हूं हमेशा। Well, let's just be democratic. Yes, please. I mean, democratic in terms of geography. गुड इवनिंग सर। आई एम डॉक्टर संदीप अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, सहारा हॉस्पिटल। सर, आपकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। आपने अपनी एक पुस्तक में ऐसी बात लिखी है जो हजारों साल के इतिहास में किसी भी दार्शनिक, किसी भी विचारक या किसी भी धर्मगुरु ने नहीं कही।
और वो बात यह है कि कोई किसी के लिए दुनिया में कुछ नहीं करता। हर एक आदमी या तो अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए कुछ करता है या मानसिक असंतुष्टि से बचने के लिए करता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सड़क पर पड़ा हुआ है, कुछ लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको छोड़ के निकल जाते हैं कि छोड़ो जाने दो यार, और फिर बाद में उनको इतनी ग्लानि होती है कि फिर लौट के आते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में अच्छा बुरा कोई नहीं होता है। अच्छा बुरा मानसिक अवस्था होती है इंसान की। जो अच्छा है, अच्छा वो है जिसको अच्छा करने में मजा आता है, बुरा वो है जिसको बुरा करने में मजा आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अपने एजुकेशन में कैसे लाएं कि हम अच्छी मानसिकता वाले लोग पैदा करें और बुरी मानसिकता वालों को क्या करें? मेरा अनुभव एक चीज कहना है यहाँ पर, सहारा इंडिया परिवार बहुत कम से शुरू हुआ था, 2000 रुपये से शुरू हुआ था। आज 2 लाख करोड़ का अगर ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। मैं शुरू में कहा मैं अकेले तो नहीं किया हूँ, समूह ने किया है, समूह की उपलब्धि है। आज समूह में मैंने एक ही काम किया था शुरू से, 78 से कर रहा हूँ। जीवन की शिक्षा की बात मैंने हमेशा सामने रखा। मैं अपने साथियों के साथ बैठता हूँ। आज जैसे आप लोगों के साथ मैं पूरा समय रह भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे उड़ीसा के सारे डेलीगेट्स, करीब 1200 डेलीगेट्स मेरे इंतजार कर रहे हैं। 11 बजे से मेरा कॉन्फ्रेंस शुरू होगा। आप अगर वहाँ आके बैठे हुए 11 बजे से आज रात को, तो 3-4 बजे तक आप देखोगे जीवन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मैंने एक चीज देखा कि जीवन की सच्चाइयों को अगर लोगों को बताया जाए, बल्कि मैं ये इस तरह से कहूँगा कि जैसे मनी मोटिवेशन की बात बिजनेस मैनेजमेंट में कही गई है, बिजनेस मैनेजमेंट में एस्टीम मोटिवेशन की बात कही गई है, मगर ये मनी मोटिवेशन, एस्टीम मोटिवेशन ज्यादा दिन तक किसी को पकड़ के नहीं रखता है, वो उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। मगर हम अगर किसी के अंदर सेल्फ मोटिवेशन पैदा कर दें तो जीवन भर के लिए उसके अंदर मोटिवेशन पैदा हो जाता है। सेल्फ मोटिवेशन मतलब होगा कि वो उसको ये मालूम होना चाहिए हमें क्या चाहिए, हम कैसे पा सकते हैं, हमें क्या चाहिए जीवन में और हम कैसे पा सकते हैं। ये 2 बातें अगर उसको समझ में आ गई तो वो जीवन में बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेगा। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं कि आज जो सहारा इंडिया परिवार यहां से यहां तक पहुंचा है, बल्कि मैं यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो अभी सुहेल साहब ने बात उठाई थी कि पिछले 2-3 साल के जो बुरे दिन की बात उठाई थी उन्होंने, मगर ऊपर वाले के आशीर्वाद से संस्था की प्रगति में कहीं किसी प्रकार का आंच नहीं आया है। तो इसके पीछे वजह है हमारे तमाम समर्पित कार्यकर्ता साथियों का, हमारे तमाम समर्पित वो इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब का, क्योंकि वो लोग, हम लोग एक परिवार के तरह बड़े हुए हैं और उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को समझा है, जीवन के मूल्यों को समझा है, जीवन के सही मूल्यों पर चल के सही जीवन जीने का राह को उन्होंने अपनाया है। अगर सही शिक्षा दिया जाए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अगर सही शिक्षा दिया जाए, मनुष्य कहीं छोटा या खराब नहीं होता है। मनुष्य पैदा होता है, एक अच्छा मनुष्य पैदा होता है, वो तो उसका माहौल, अशिक्षा उसे खराब कर देता है। नहीं तो अगर शिक्षा सही मिले, सही मानवीय माहौल मिल जाए, तो मनुष्य का जो अच्छी चारित्रिक गुण होते हैं वो हमेशा उस पर हावी हो जाता है। उसके हर क्रियाओं में, प्रतिक्रियाओं में, हमेशा निर्णय में, निष्कर्ष में, निर्देश में वो हमेशा हावी होता है, उसकी अच्छी प्रवृत्तियां। ये शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। जो मैंने पहले ही कहा कि आज तमाम ग्रंथ है हमारे पास, तुम्हारे ऐसे पुस्तक है हमारे पास, जिनको अगर हम लोग सिलेबस में डालें, हम लोग अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में डालें, तो आज बच्चे शिक्षित होंगे, केवल साक्षर नहीं होंगे। शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। Yes, please. No, now we also have to allow gentlemen. Not lady first? No, lady will get the last word, like all ladies should. Thank you very much. अनीश अंसारी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रल सिस्टम को सुधारने के लिए 2-3 जो बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत है, उस पर अगर आपके कोई विचार हों तो। So you're from the IAS? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रिफॉर्म करने का तो बहुत सी बातें हैं। मैंने एक ही बात केवल उठाया था
कि खर्च नहीं होना चाहिए, और खर्च होता है सारे झमेला वहीं से शुरू हो जाता है। मगर साथ साथ एक और बात आ चुकी है, वो ये कि बदमाशी का भी साथ होना बहुत जरूरी हो गया है इलेक्शन जीतने के लिए। बंदूकों की भी जरूरत पड़ गई है। इन सब चीज को बहुत बहुत ही कड़ाई के साथ तोड़ना होगा, बहुत कड़ाई के साथ। इसके लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल विल चाहिए। मैं इसको विस्तार से नहीं जा रहा हूं, मैं अगर किताब को पढ़े तो मैं विस्तार से उसमें लिखा हूं जो कैसे कैसे इसको हम लोग दूर कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको हम लोग सही कर सकते हैं। मगर इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और एकदम परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जिसकी झलक मैंने अभी आपसे कहा था, टी.एन. शेषन साहब ने एक झलक दिया था, उस झलक उसको आगे बढ़ाना है। मैं विस्तार से जाऊँगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी, मगर मैं आपको किताब आपके पास है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा उस चैप्टर को आप जरा पढ़ लें। My question to you is, if somebody from prosperity goes down and is in the last of his shambles, उसका material, emotional devastation हो चुका हो, तो वो क्या करे वापस अपने glory को वापस लाने के लिए? What kind of things one should? The first most important thing is, whatever you face, if you have come down in certain field, certain way, the most important thing is that you should be happy and contented with your present. That's important. And that is possible if you compare yourself. Say you are here, you have come here for some reason. But still if you compare with the millions of people in the country, you are still much above them. So you should be thankful to God that you are put in a right place, and you should be a happy person. You should be contented. You should be thankful to God. So, and be optimistic. As I said, nobody has right to expect. So, expectation should not be there. It should not grip you. Otherwise, as I said, you should be content. You will not remain contented maybe after falling or after facing some problem. So, first, learn to be contented with present, whatever it is. There will be ups and downs. There will be ups and downs. I was in Tihar, and my family, my friends, they used to come to me with big, very sad face, and then they used to come back quite smiling face. So the point is that you should learn to be contented with the present. That's a very important thing in life. Be contented. Future will be good. This much I can guarantee. If you are contented with the present. And on that note, I must end. You should also be content that you've got 1 hour of his time. Sarashri, it was wonderful chatting with you. I think you've set in motion a stream of thinking which will engage, involve, and inspire. And we need that cerebral engagement in this country. Because to my mind, this country has all the potential. It just has to have the will to exercise that. Thank you. Thank you, Suhail Sahab. Give him a big hand.